नमस्कार। आज हम फिर से आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट बी। पार्ट ए में हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर डिस्कस किए थे। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 सीयूईटी सिलेबस का दूसरा पार्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, पहली बार आपको समझनी पड़ेगी, while Taylor succeeded in revolutionizing the working of a factory shop floor, Henry Fayol explained what amounts to a manager works and what principles should be followed in doing this work. If workers' efficiency mattered in the factory system, so does the managerial efficiency. देखिए, जब F.W. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे, ठीक है, इजाद किए थे, तब यहां पे क्या हुआ था कि उन्होंने शॉप फ्लोर लेवल, जैसे कि फैक्ट्री को कैसे मैनेज करना है और काम को मैनेज करना है, उसमें एनलाइटमेंट दिया था। ठीक है, पर इससे हमको ये पता नहीं चलता कि जनरल लेवल, जो फैक्ट्री के अलावा भी ऑफिस मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो इसीलिए हेनरी फेयोल ने फिर इस बात पे स्ट्रेस दिया कि सिर्फ वर्कर्स एफिशिएंसी से नहीं होगा, मैनेजर्स एफिशिएंसी भी बढ़ाना होगा और हर तरह के वर्किंग एनवायरनमेंट में ये अप्लाई हो, ये दिखाना होगा। ठीक है, तो देखिए, based largely on his experience, he developed his concept of administration. यहां पे क्या आ गए? The 14 principles of management propounded by him, discussed in his book Administration Industrial et General. ठीक है, अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इसका नाम होगा General and Industrial Management in 1949. It is widely considered as a fundamental वर्क इन द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो हमने पहले वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल और मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर का डिस्कस किया था, अभी हम हेनरी फेयोल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे उनको इसीलिए फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिए हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन टू द फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं, डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स एंड ईच वर्क इज डन बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट्स which leads to greater efficiency, specialization, increased productivity and reduction of unnecessary wastage. तो पहला चीज देखिए, हेनरी फेयोल ने बोला कि हमको हर काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, उनको डिवाइड करके हर एक काम माइक्रो एनालिसिस के थ्रू, ओके, हमें उसको क्या करना है कि उसका जो वेस्टेज है, ओके, काम का, ओके, टाइम कितना लग रहा है, ओके, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया था उसी प्रकार हम डिवीजन ऑफ वर्क हेनरी फेयोल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी करेंगे, ओके, एट ए जनरल लेवल। ठीक है, तो ये था पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा देखिए, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. Mere responsibility without authority makes an executive less interested. Similarly, giving authority without assigning responsibility makes him arrogant and there is fear of misuse of power. तो देखिए, पहला चीज है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी कब पैदा होती है? अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के थ्रू पैदा होती है, ABCD। सपोज इस ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 लेवल्स हैं, ओके, तो यहां पे अथॉरिटी कैसे फ्लो होगा? अथॉरिटी डाउनवर्ड्स फ्लो होता है, ओके। ए बी को दे सकता है डायरेक्टिव्स, बी ए को नहीं दे सकता, ओके। सो अथॉरिटी फ्लोज व्हाट? अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हेनरी फेयोल ने क्या बोला कि ये जो अथॉरिटी है, ओके, ये होना पड़ेगा, बहुत ही नेसेसरी है। उसके साथ उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ए ने जो बी को टास्क एलोकेट किया है, उसको पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? बी के पास है। तो वो जो चीज है उसमें इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, मियर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, तब क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव के पास कोई मोटिवेशन नहीं होता काम करने के लिए या फिर कंप्लीशन करने के लिए। सिमिलरली, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी दी गई, ओके, तब क्या होगा? बेसिकली एरोगेंस आएगा, पावर करप्शन आएगा और अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं
एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में अगर अनचेक्ड पावर हो। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक दिस इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, कि अच्छे सुपीरियर्स हो ऑल लेवल्स में, जो ये देखे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन हो। ठीक है, तो फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ऐसा नहीं है कि आप पावर है तो आप कुछ भी करेंगे। ठीक है, आपके काम में वर्क एथिक होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए। ये सब चीजें जब आप अप्लाई करेंगे अपने वर्क एनवायरनमेंट में, तो ये होता है द डिसिप्लिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ऑल राइट। तो चलिए चौथे प्रिंसिपल की तरफ पढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड, ये जो प्रिंसिपल है और नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, ये सबसे कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल्स है। ओके, बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, otherwise it will create confusion, conflict, disturbance and other overlapping of activities। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट, ठीक है, सपोज यहां पे एक सबऑर्डिनेट है, उसका सिर्फ एक ही सुपीरियर होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बी का सुपीरियर सिर्फ ए होना पड़ेगा। ओके, अगर बी का सुपीरियर ए के साथ सी भी है, डी भी है, देन व्हाट विल हैपन? बी को यह पता नहीं चलेगा कि किसके ऑर्डर्स फॉलो करे और किसके इग्नोर करे। देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन तीनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कंफ्यूजन होगा बी के पास कि किसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए, और ओवरलैपिंग हो सकता है एक्टिविटीज का। नाउ दिस प्रिंसिपल, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है, ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आता है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली टक्कर देता है किसके साथ? फंक्शनल फोरमैनशिप के साथ। ये हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले वाले वीडियो में आप जा सकते हैं, यानी पार्ट ए ऑफ चैप्टर 2। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बोलता है कि एक सुपीरियर के 8 फोरमैन होंगे या फिर 8 सुपरवाइजर्स होंगे। ठीक है, यहां पे मतलब बी का अगर ये 3 है तो ई, एफ, जी, एच, ठीक है, और आई। सपोज 8 फोरमैन हैं जो अलग अलग वर्क को सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि फंक्शनल फोरमैनशिप बोलता है कि एक वर्कर का 8 सुपीरियर होगा, 1 सबऑर्डिनेट 8 सुपीरियर्स। बट यूनिटी ऑफ कमांड जो फेयोल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, यह बोलता है कि एक सुपीरियर, सॉरी, एक सबऑर्डिनेट, उसका सिर्फ एक सुपीरियर है। सुपीरियर के बहुत सारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, बट एक सबऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही सुपीरियर होगा। ओके, तो ये चीज आप कंफ्यूजन में ना लीजिए। ठीक है, ये जो पार्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, और ये जो चीज है यूनिटी ऑफ कमांड, ये आती है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। अकॉर्डिंग टू दिस, 1 सबऑर्डिनेट 1 सुपीरियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्लैरिटी आती है वर्क में, उनको पता चलता है कि वर्क रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किधर है। ठीक है, हमको किसको रिपोर्ट करना है और किसके ऑर्डर्स फ्लो करने हैं, ये अगर हमारा सिर्फ एक सुपीरियर होगा तो हमको पता होगा। ठीक है, ओके, आई होप ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा। आई ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो रिगार्डिंग दिस। तो आता है नेक्स्ट वाला, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव 1 हेड एंड 1 प्लान। दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो, ओके, सपोज यहां पे एक ग्रुप है ए जिसमें 1 2 3 4, एक ग्रुप है जिसमें 5 6 7 8। ठीक है, इंडिविजुअली ये सभी अलग अलग एम्प्लॉय है। ठीक है, डिपार्टमेंट या फिर ग्रुप वाइज ये ए और बी में विभाजित है। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि चाहे ये हो या फिर ये हो, ठीक है,
इनका जो डायरेक्शन है वो सेम होना पड़ेगा, मतलब इनका डायरेक्शन एक ही तरफ होना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, देन व्हाट विल हैपन, यहां पे यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगा, यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होंगे। ठीक है, और यहां पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे। तो क्या बोला गया है कि इनका जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि चाहे कितने भी ग्रुप हो, ऐसे ए बी सी हो या फिर डी हो, ठीक है, सबका डायरेक्शन एक ही तरफ होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि एक ही डायरेक्शन, हम एक ही तरफ अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ अपने एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इससे पहले हम एक काम करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड। मीनिंग ऑलरेडी वी हैव डन। मीनिंग क्या बोल रहा है कि एक सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोल रहा है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी शुड हैव वन हेड वन प्लान। ठीक है, हर ग्रुप, मतलब ये माइक्रो लेवल पर भी है, मैक्रो लेवल पर भी है। ठीक है, माइक्रो लेवल पर क्या बोल रहा है कि ग्रुप ए में 1 2 3 4 है। ठीक है, इनका सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ होना पड़ेगा। ओके, इंक्लूडिंग दिस होल ग्रुप। ये बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर सिमिलरली बी एक ग्रुप है, सी एक ग्रुप है, तो इनका भी सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ होना पड़ेगा। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, एम अवॉइड्स डुअल सबऑर्डिनेशन, मतलब टू काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेशन, दो हेड्स के अंदर सबऑर्डिनेशन ये अवॉइड होता है। मतलब देयर इज अ सबऑर्डिनेट ए, उनका दो सबऑर्डिनेट हो, ये जो सिचुएशन है ये कैंसल होता है, ये नहीं होता। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। और यहां पे क्या होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होते। ओके, मतलब यहां पे सभी को सेपरेट एक्टिविटीज दिए गए हैं, ये पता चलता है, एंड वी कैन मूव टूवर्ड्स विदाउट वेस्टेज, विदाउट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो चलिए लास्ट वाला, इसका इंप्लीकेशन क्या है। इंप्लीकेशन अगर आप समझने जाए तो देखिए, इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये एक एम्प्लॉय, ओके, इंडिविजुअल लेवल पे देखा गया है। ओके, इसका इंप्लीकेशन है एक सबऑर्डिनेट पर, मतलब एक सबऑर्डिनेट कितने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करेगा, एक ही करेगा। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड यही बोलता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही तरफ जाना चाहिए, इसीलिए वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, तो चलिए अभी अगले प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, मतलब ओवरऑल पे एंड कॉम्पेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है तो उसके कुछ पर्सनल गोल्स हैं, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स हिज हिज एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द पे। ओके, तो उस पे को हमको एज एन ऑर्गेनाइजेशन खड़े उतरना है उस पे। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल द पेमेंट शुड बी जस्ट, ओके, जस्टिफाइड होना चाहिए। ओके, इट शुड मैच हिज एजुकेशन। ओके, उसका एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, उसका जो स्किल है वो मैच होना चाहिए। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो हायरार्की है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स जब हम पॉइंट में रख के उसको रेम्यूनरेशन देंगे, ठीक है, वो एक फेयर रेम्यूनरेशन होगा, उससे वो संतुष्ट रहेगा, एंड ही विल बी हैविंग गुड मोटिव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक बिलोंगिंगनेस आएगा। तो यही
फेयोल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो हमेशा जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या बोला गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज यस वो कुछ पर्सनल गोल्स लेकर आते हैं, पर यहां पे हमेशा उनको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको ज्यादा ऊपर रखना है अपने गोल से। ठीक है, मतलब गोल्स अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी होगा। ओके, और आपके पर्सनल जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो नंबर 2 प्रायोरिटी होंगे। मतलब आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को देना है। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल होगा तो आप भी एज अ होल सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा उसी में से। तो इसीलिए इसको बोला गया है। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए नंबर 8 प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन क्या है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होता है, ए बी, बी के नीचे ई एफ, सी के नीचे डी ई, सॉरी डी जी होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हायरार्की है वो ऐसे काम करेगा। ऑलराइट, तो यहां पे देखिए सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है कि जब इस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ कुछ लोगों में कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब टॉप लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड है, लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्टिव्स फॉलो करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो खुद कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब हम इस डिसीजन मेकिंग पावर को डेलिबरेटली जुडिशियसली इसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करेंगे। ओके, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जब ये डिसीजन मेकिंग पावर डिवाइड हो जाता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो फेयोल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये नहीं बोलता कि सेंट्रलाइजेशन अच्छा है या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, वो सिर्फ ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए। ओके, इन रिगार्डिंग दिस, मतलब कुछ सिचुएशंस में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा सेंस करता है। ओके, इट मेक्स मोर सेंस टू बी सेंट्रलाइज्ड। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में नॉर्मल डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में अगर डिसेंट्रलाइज्ड हो तो ऑपरेशन ज्यादा फास्ट जाएंगे, ओके, ज्यादा स्मूथ जाएंगे। तो इसीलिए एक बैलेंस हमको मेंटेन करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यही है आपका 8वां प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज स्केलर चेन। ओके, तो स्केलर चेन क्या है, organization consists of superior subordinates, the formal lines of authority from highest to lowest ranks. ठीक है, तो स्केलर चेन को समझना है तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये हो गया एक स्केलर चेन, एक ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या देखना है, देखिए ए है सबसे ऊपर। ओके, ए इज एट द हाईएस्ट लेवल। ओके, फिर आता है उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, उसके नीचे डी, उसके नीचे ई, उसके नीचे एफ, उसके नीचे जी। ठीक है, ये एक पूरा चैनल मेंटेन हो रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो स्केलर चेन क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन लाइंस, ओके, अथॉरिटी लाइंस, ओके, ये इस लाइन में जाएंगे और इस तरफ इस लाइन में जाएंगे, ये ब्रेक नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम ये जो स्केलर चेन है ये ब्रेक नहीं करेंगे ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। ठीक है, बट बिजनेस क्योंकि एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जब हम
इस स्केलेट चेन को ब्रेक करना पड़ सकता है। तब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, तो गैंग प्लैंक क्या बोलता है कि सेम लेवल ऑफ हायरार्की में, ओके, इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस हम बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस, ठीक है, मतलब सेम लेवल ऑफ हायरार्की में हम एक गैंग प्लैंक बना के कम्युनिकेशन इधर से उधर कर सकते हैं, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है गैंग प्लैंक। ओके, अगर हम तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एफ एंड पी, ये हो रहा है गैंग प्लैंक एट दिस लेवल। अगर हम देखें तो डी एंड एन हो सकता है, ओके, डी और एन हो सकता है गैंग प्लैंक। ठीक है, सी एन एम हो सकता है गैंग प्लैंक, बी एन एल हो सकता है, एकदम नीचे जी एन क्यू भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए, अगर हम थियरी की बात करें तो लेट अस मूव बैक। अकॉर्डिंग टू फेयोल, दिस प्रिंसिपल शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो मैंने समझा है वही है। हाउएवर इफ देयर इज एन इमरजेंसी देन ई कैन कॉन्टेक्ट विथ ओ, जैसे हमने देखा था, ओके, थ्रू गैंग प्लैंक एज शोन इन द डायग्राम। इससे क्या होता है, शॉर्टर रूट ऑफ डायरेक्शन होता है और कम्युनिकेशन, इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिले नहीं होती। ठीक है, तो आई होप स्केलर चेन समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हर एक प्रिंसिपल पे आ सकता है, बट स्केलर चेन में गैंग प्लैंक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। बेसिकली देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं, हर एक चीज की एक जगह होती है। ओके, उसको पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाता है और उसे हमको ब्रेक नहीं करना। ओके, तो इसीलिए पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब अगर आप रूट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करें, ए बी सी डी, तो हर एक चीज को अपनी जगह में होने पड़ेगी। ओके, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के बारे में बात करें, ओके, यहां पे ए है, बी है, सी है, डी है, तो हर आदमी को अपनी जगह में होना पड़ेगा। ओके, इन द सेम थिंग, ओके, मटेरियल रिसोर्सेस को भी अपनी जगह में होना पड़ेगा, तभी हम एक एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप दिस वन इज क्लियर। ऑल राइट, तो अभी आता है इक्विटी। इक्विटी क्या है, बेसिकली एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी में हमने क्या सीखा था कि इक्वालिटी फॉर ऑल, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि हमारे देश में कोई भी किसी भी के साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। कोई भी तरह का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता अगर आप एक सिटीजन हैं ऑफ इंडिया। वही चीज यहां पे अप्लाई होती है कि डेमोक्रेसी में जैसे इक्वालिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में क्या होता है, इक्विटी होती है। ठीक है, द वर्किंग एनवायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीव्स और बेसिस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, नेशनैलिटी, कुछ भी हो। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा किसी को भी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। अगर आपने अच्छा काम किया है, आपके साथ अच्छा सुलूक होगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर आपने कुछ बुरा काम किया है तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, यह चीज हर एक वर्कर पर लागू होगा, हर एक एम्प्लॉय पर लागू होगा, कोई भी हो इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। तो यही बोलता है इक्विटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आता है नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखिए, after being selected and appointed by the rigorous procedure, the selected person should be kept at the post for a minimum period decided to show the results. देखिए, आप नॉर्मल लाइफ में देखिए, आप किसी भी प्रोसेस से जाके अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी देर रहना चाहता हूं, और ये ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि एक एम्प्लॉय, यहां पे एम्प्लॉय को पर्सनल बोला गया है। ठीक है, एनी पर्सन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज अ पर्सनल। ठीक है,
तो हर एक पर्सनल का ये ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक पर्सनल को एक मिनिमम पीरियड ऑफ स्टेबल टेन्योर दिया जाए। स्टेबल टेन्योर मतलब स्टेबल टाइम ऑफ सर्विस, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल हो सके, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम सीख सके और अपने बेस्ट पुट आउट करने के लिए प्रिपेयर कर सके और एडजस्ट कर सके। ठीक है, अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कभी भी एक एम्प्लॉय का लॉयल्टी नहीं मिल सकता। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे खुद पता नहीं है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में एक कल है कि नहीं। ओके, अगर ये वो फील नहीं करेगा तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिलोंग करेगा, उसके माइंड में ये कैसे आएगा कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में केयर करता है तो मुझे भी इसको कमिटमेंट देनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ओके, तो प्रिंसिपल नंबर 13 ये देखिए, तो यहां आता है इनिशिएटिव। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप and carry out their plans for improvement. Initiative means taking the first step, okay, with self-motivation. It is thinking out and executing the plan. A good company should have an employee suggestion system, okay? Employee suggestion system, ये चीज को ध्यान में रखिए, whereby initiative suggestions which result in substantial cost time reduction should be rewarded. तो ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज को स्कोप देना चाहिए कि वो इंप्रूव करे। ओके, और वो डिसीजंस ले खुद। ओके, अगर उनके दिमाग में एक टैलेंटेड एम्प्लॉय है, उसके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकता है, ओके, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन को इतना कंफर्टेबल करना पड़ेगा एम्प्लॉइज को कि वो खुद आए और वो पुट फॉरवर्ड करे कि हाँ, इस चीज से शायद ऑर्गेनाइजेशन की भलाई हो सकती है, ज्यादा प्रॉफिट्स आ सकते हैं, या फिर ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सकता है। तो अगर ये सेटअप आप ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं इनिशिएटिव बिल्ड करने का विद इन द एम्प्लॉइज, तो ये एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें एक एम्प्लॉय अपना सजेशन दे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के इस वर्क में ये इंप्रूवमेंट हो सकती है, और अगर वो सच में अच्छा हो आफ्टर स्क्रूटिनी, अगर मैनेजमेंट को ये लगे कि हाँ, इससे हमारी इंप्रूवमेंट हुए हैं, तो उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड भी देना चाहिए। ओके, तो इस सिस्टम में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉइज को कि वो खुद अच्छा काम करे, इंप्रूवमेंट करे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करे। ओके, और ज्यादा थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व हो ऑर्गेनाइजेशन में। वी डोंट नीड शीप इन द ऑर्गेनाइजेशन हु फॉलो ऑर्डर्स ब्लाइंडली, बट वी नीड स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट, इजंट इट? तो इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, उनको एक सेटअप देना पड़ेगा, उनको ये फील करवाना पड़ेगा कि हाँ, आपके आइडियाज, आपके इंटेलेक्ट हमारे यहां पे क्या बोल सकते हैं, हमारे यहां पे अप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल नंबर 13। तो लास्ट वाला जो प्रिंसिपल है उसमें आते हैं हम, एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट डे कॉर्प्स मतलब देखिए, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। इस पूरे वर्ड का जो मीनिंग है यही है कि मैनेजमेंट प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉइज में एक टीम स्पिरिट, कि हाँ, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक टीम है, और हमको एज अ होल कंट्रीब्यूट करना है एक दूसरे के लिए और एक साथ आगे बढ़ना है। तो अ मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई विथ वी इन ऑल हिज कॉन्वर्सेशंस विथ वर्कर्स टू फॉस्टर अ टीम स्पिरिट। मतलब एक मैनेजर को आई नहीं बोलना है, वी बोलना है, ताकि एम्प्लॉइज में एक मोटिवेशन आए, एक टीम स्पिरिट आए कि हम एक साथ हैं। ठीक है, तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फेयॉल। ठीक है, अब हम अगर थोड़ा स्क्रूटिनाइज करें, थोड़ा लुक बैक करें, तो एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं फेयॉल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, यहां पे देखिए डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यहां पे हेनरी फेयॉल
के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और उनमें एक कंपैरिजन किया गया है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखें, मीनिंग ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एफडब्ल्यू टेलर, उनका क्या था कि इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। तो यहां पे देखिए जो लास्ट लाइन दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। हेनरी फेयोल का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। एफडब्ल्यू टेलर का क्या था? इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इनका नाम क्या है? जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट आते हैं। ठीक है, ओके। एम्फेसिस अगर हम देखें तो एम्फेसिस हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। ठीक है, कि वो ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि टॉप मैनेज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम कैसे अप्लाई करें। एफडब्ल्यू टेलर का जो प्रिंसिपल्स है वो लो लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशंस लेवल या फिर लो लेवल मैनेजमेंट के लिए ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। तो उसको कैसे अच्छा करना है वो बोला गया है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। ओके, तो ये हो गया एम्फेसिस। एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में इन सम वे अप्लाई होंगे। ओके, इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ओके, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अगर हम एफडब्ल्यू टेलर का देखें तो अप्लाइज टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन? जहां पे प्रोडक्शन कैरी ऑन होता है, जहां पे फैक्ट्री सिस्टम, शॉप फ्लोर लेवल, उन तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, फिर आता है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। कैसे फॉर्म हुए ये प्रिंसिपल्स? अगर हम देखें तो बेसिकली हेनरी फेयोल ने थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आप बोल सकते हैं थोड़ा जजमेंट के बेसिस पर फॉर्म किया गया है। ओके, एफडब्ल्यू टेलर ने सिंपल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पर ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म किए हैं। ठीक है, तो यहां पे आते हैं 6th पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ओरिएंटेशन। यहां पे क्या है कि ओरिएंटेशन किस बेसिस कौन से ओरिएंटेशन पे किया गया है? तो ये होगा मैनेजरियल फंक्शन। पूरा का पूरा मैनेजमेंट का सेटअप है। यहां पे दूसरा डिसिप्लिन ज्यादातर नहीं आता, पर यहां पे एफडब्ल्यू टेलर अगर हम देखें तो प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व होगा अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, फिर आता है सिस्टम ऑफ वेज एंड पेमेंट। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या स्ट्रेस किया है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विथ मैनेजर्स। ओके, ये एक पायनियरिंग चेंज था। ओके, कि प्रॉफिट हमको मैनेजर्स के साथ चेंज करना होता है। इसीलिए आप अगर देखोगे तो कंपनीज के सीईओज, ओके, सीईओज या फिर सीटीओ, कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल है तो उनके जब सैलरी के साथ उनको शेयर होल्डिंग भी दी जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिग कंपनीज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आता है एफडब्ल्यू टेलर डिफरेंशियल पेमेंट। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन उनको पेमेंट दिया जाए, ये सिस्टम पहले किसने इजाद किया? एफडब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, लास्ट अगर हम देखें अप्रोच किस प्रकार का है, तो इसका अप्रोच जो है ये एक पूरा का पूरा मैनेजरियल अप्रोच है, मैनेजर का अप्रोच है। और अगर हम एफडब्ल्यू टेलर के बारे में बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच किया गया है कि हमको ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो हमको क्या करना है? एक होल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग दीज थिंग्स। ठीक है, तो हमने दोनों प्रिंसिपल्स के सेटअप को डिस्कस किया है। ठीक है, पार्ट ए में हमने क्या किया था? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एफडब्ल्यू टेलर हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस वीडियो में पार्ट बी में हमने हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल्स हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हमने एक्सप्लेनेशन किया है, कंपैरिजन किया है। तो देखिए इस चैप्टर में बहुत स्कोरिंग है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो इस होल सेटअप से हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन,
उसका वर्किंग और उसका कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, और इसी में हम आज ये वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर्स के लिए हम और वीडियोस लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए।